हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को हम लोग बोले थे कि 6 नवंबर से आपकी क्लासेस आपकी जो क्लास होगी वो आज से स्टार्ट होने वाली है। और आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास जो अपने टाइम पे नहीं हो पाई। तो आप अभी सॉल्व हो गया है वो प्रॉब्लम और हम लोग आज से क्लास शुरू करने हैं। 6:15 जो था वो टाइम 6:30 हो गया है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो क्लास है आपकी छत्तीसगढ़ जीएस की है, इसके बाद ब्रजेश सर की क्लास होगी, वो 8:15 से या 8:30 से स्टार्ट होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस वो उसका टॉपिक है छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। इसमें ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का नाम के कई सारे स्रोत हैं, जनश्रुतियों और कई पौराणिक आधारों पर छत्तीसगढ़ नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। ठीक है, तो कई स्रोत हम लोग मानते हैं इसमें सटीक जानकारी नहीं मिली है, पर कुछ वेदों, पुराणों और पुरातत्ववेता के कथनों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम को छत्तीसगढ़ के नाम जिससे जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास। ठीक है, इससे पहले हम लोग ना 2 क्लास लिए थे। उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का बेसिक मैप की क्लास देखे थे। उसमें छत्तीसगढ़ का ओवरव्यू लेआउट मैप खींचना, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी। इसको फेंको चलो जैसे। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले 2 क्लास देख चुके हैं। उन 2 क्लासों में हम लोग ये देखे थे कि छत्तीसगढ़ का ओवरऑल लेआउट मैप, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा किए थे। और आज जो हमारा जो क्लास होगा बेसिकली छत्तीसगढ़ के नामकरण पे होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। प्राचीन काल में क्या था, हम लोग पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, है ना। इन सब में सबसे पहले हम लोग आते हैं त्रेता युग में, जो हम क्या है राम के नलिहाल के रूप में हम जाने जाते हैं। तो हमारे यहाँ त्रेता युग से हमारा जो इतिहास मिलता है, 4 युगों में से त्रेता युग। त्रेता युग में क्या है हमारा त्रेता युग, जिसमें कौन आएगा हमारा रामायण काल या राम भगवान से जुड़ा हुआ ना। रामायण काल से ही इस क्षेत्र का नाम जुड़ता है। ठीक, तो रामायण काल से इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ का नामकरण किया। उस समय क्या बोला था, दक्षिण कौशल। हुआ क्या था कि रामायण जब लिखा जा रहा था उसके रचयिता थे वाल्मीकि जी, है ना। वाल्मीकि जी ने 2 क्षेत्रों का उल्लेख किया था अपने रामायण काल में। एक था उत्तर कौशल, एक था दक्षिण कौशल। ठीक है, तो उत्तर कौशल जो था वो मगध का राज्य था। ठीक है, अवध 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 का राज्य था, सॉरी मगध बोल दिया, अवध का राज्य था। अवध क्षेत्र को क्या बोलते थे, उत्तर कौशल। और संभवतः जो हमारा दक्षिण क्षेत्र जो था छत्तीसगढ़, इसको क्या बोलता था, दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़। ठीक है, या इसी को कौशल बोला जाता था। तो ये रामायण काल में 2 क्षेत्र जो थे जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने बताए थे। तो यहाँ से सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है दक्षिण कौशल का। तो दक्षिण कौशल का उल्लेख सबसे पहले कब मिलेगा, दक्षिण कौशल का सबसे पहले उल्लेख रामायण काल में। ठीक है, दक्षिण कौशल, तो ये सबसे पहली बार ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, रामायण काल के। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण रचित जो उनकी ग्रंथ थी उसमें दक्षिण कौशल का उल्लेख हमको मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग आते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल को भी देखो, ये तो रामायण हो गया, इसके बाद आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद भी हमको 2 भागों में बढ़ते हैं। इसका क्या था, उत्तर वैदिक और वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक और बाद के जो वैदिक काल था। ठीक है, तो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल, इस काल में हमको उल्लेख मिलता है। एक्चुअली इस पे स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक, ठीक है, वैदिक काल के 2 भाग हैं, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, तो इसमें कौन से काल में एग्जैक्ट कहा गया है ये हमारी जानकारी नहीं है, पर वैदिक काल में दक्षिण दिक नाम से इसको पुकारा जाता था। तो छत्तीसगढ़ का नाम वैदिक काल में क्या था, दक्षिण दिक नाम था। ठीक है, इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, है ना, आपने पुराणों ग्रंथों पर पढ़ा होगा।
तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका नाम एग्जैक्टली नहीं मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका नाम जो है रेवा नदी है ना, इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र में रेवा नदी को देती, संभवतः रेवा नदी को उस समय क्या बोलते थे, नर्मदा, ठीक है, जिसका उद्गम कहां से हुआ है, अमरकंटक से, ठीक है, इसका उद्गम कहां से हुआ है, अमरकंटक से, ठीक है। तो संभवतः जब नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी के नाम से उल्लेख किया गया था, तो ये ऐसा मान के चलते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिला होगा, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहली बार रेवा नदी के रूप में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात रेवा नदी और विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो कि राजस्थान से बिहार तक फैला हुआ है, तो विंध्याचल पर्वत और रेवा नदी, ये दो चीज का उल्लेख इसमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा नदी अर्थात नर्मदा नदी, इसीलिए हमारे रतनपुर के जो इतिहासकार थे उनका नाम क्या था, रेवाराम, ठीक है। तो रेवाराम से रेवा नदी से उल्लेख मिलता है ना। इसके अलावा आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, आपका विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आज आप लोगों का लाइव क्लास लेने का, कि आपने वादा किया था कि आज से आपकी क्या होगी, लाइव क्लास होगी। तो चलिए सबसे पहले हमने कहा है कि रामायण काल का इतिहास जो शुरू होता है त्रेता युग से शुरू होता है। त्रेता युग में कौन थे हमारे, राम भगवान, राम भगवान से क्या जोड़ना है, रामायण काल। रामायण काल में क्या था, दक्षिण कौशल नाम था इसका, ठीक है, दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल से क्या आ गया आपका, दो, आपको क्या रखना है, रामायण में क्या नाम उल्लेगा, दो चीज उल्लेगा, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल जो था क्या था, अवध का क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र क्या था, उत्तर कौशल। और दक्षिण का क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य था, इसको कौशल या दक्षिण कौशल बोलते थे, क्योंकि ये दक्षिण में था इसीलिए क्या बोलते थे, दक्षिण कौशल, ठीक है। अब देखिए इसके उत्तर भी, इसके इसके अनुसार दक्षिण कौशल का नाम भी कैसे पड़ा, इस पर एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो दक्षिण कौशल जो था, दक्षिण कौशल रामायण काल के अनुसार यहाँ पे एक राजा रहते थे, ठीक है, उन राजा का नाम क्या था, भानुमंत, भानुमंत, भानुमंत नाम के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, इस क्षेत्र में निवास करते थे, ठीक, भानुमंत का शासन था। और रामायण में एक श्लोक मिलता है, उस श्लोक का नाम है कोसला राजना भानुमंत सुसंकृतम, ठीक है। रामायण में एक श्लोक मिलता है, कोसला राजना, ठीक है, कोसला राजना भानुमंत, भानुमंता सुसंकृतम, ठीक है। तो देखो ये रामायण काल में ये श्लोक मिलता है, तो यहाँ पे देखो कौशल के राजा क्या है, भानुमंत का उल्लेख किया गया है। तो रामायण के में एक श्लोक है, उसी श्लोक में इसका उल्लेख है। तो आप ये जान सकते हो कि रामायण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है छत्तीसगढ़ के नामकरण पर, ठीक है। तो रामायण काल में एक राजा होते थे कौशल क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण कौशल को ही कौशल बोलते थे, ठीक है, उस समय पे। तो यहाँ पे एक राजा नाम था, जिनका नाम था भानुमंत, भानुमंत का शासन था। और ये भानुमंत जो थे, कौशल खंड नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है, ठीक है, कौशल खंड में भानुमंत का उल्लेख है। किसका कहाँ उल्लेख है, क्वेश्चन पूछ सकता है, कौशल खंड। रामायण काल में क्या होगा, चैप्टर होगा, रामायण तो एक पूरा एक बुक हो गया ना, ये क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है, बुक है। इस बुक में एक चैप्टर होगा जिसका नाम है कौशल खंड। उस कौशल खंड में किसका उल्लेख है, सॉरी, कौशल खंड में किसका उल्लेख है, राजा भानुमंत का, ठीक है। ये जो कौशल खंड के अनुसार, ये कौशल खंड के अनुसार जो राजा थे, कौशल खंड के अनुसार, कौशल खंड के अनुसार जो राजा थे, ये कहाँ निवास करते थे, विंध्याचल पर्वत के आसपास, ठीक है, विंध्याचल, जिसका उल्लेख कहाँ था, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब सब जुड़ रहा है, ठीक है, जुड़ते जाएगा। विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है, ये विंध्याचल पर्वत के आसपास ये निवास करते थे। और इसके विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में देखो, विंध्याचल के ऊपर में क्या है, उत्तर है ना, उत्तर कौशल है। और इसके ये विंध्याचल पर्वत है राजस्थान से ऐसा इस आकार में, घोड़े के नाल के आकार में फैला हुआ है, राजस्थान से इधर बिहार तक। इधर का क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तर कौशल, ठीक है। और नीचे क्या कहलाएगा, दक्षिण कौशल, जिसी को क्या बोला गया है, कौशल, ठीक। तो कौशल खंड में के चैप्टर, रामायण में क्या है, चैप्टर का नाम है कौशल खंड। कौशल खंड में राजा भानुमंत का उल्लेख है। और भानुमंत जो राजा थे वो कहाँ रहते थे, विंध्याचल के दक्षिण में रहते थे, विंध्याचल के दक्षिण में रहते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दक्षिण कौशल। और कौशल खंड था और दक्षिण में निवास करते थे, इसलिए क्या था, दक्षिण कौशल।
अभी दक्षिण कौशल के नागपत्तनम नामक क्षेत्र, दक्षिण कौशल में एक क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम क्या था? नागपत्तनम। नागपत्तनम। दक्षिण कौशल के नागपत्तनम नामक क्षेत्र में या नागपट्टनम नामक क्षेत्र में कौशल नाम का एक राजा जो था वो निवास करता था। ठीक है, याद रखना कि वे क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, राजस्थान से क्या है, बिहार तक फैला हुआ, सासाराम तक। तो उसके उत्तर में क्या है, उत्तर कौशल, दक्षिण दक्षिण कौशल। ये दक्षिण कौशल में कौशल खंड जो आपका रामायण था, रामायण के कौशल खंड नामक एक है ना जगह, चैप्टर है ना, रामायण पूरा एक बुक है, उसके कौशल खंड में एक राजा का नाम उल्लेख है, इसका नाम क्या है, भानुमंत। वो भानुमंत कहाँ रहता था? वो दक्षिण कौशल क्षेत्र के नागपत्तनम नामक क्षेत्र में निवास करता था। ठीक है, अब इस कालांतर में इस राजा का इसलिए इस वंश का नाम क्या हो गया, भानुमंत हो गया। भानुमंत नाम के राजा क्या थे, निवास करते थे। इनकी पुत्री, ठीक है, भानुमंत होते हैं। इन भानुमंत की पुत्री, पुत्री का नाम क्या है, भानुमति। इनकी पुत्री का नाम क्या हो जाता है, इनकी एक पुत्री होती है और इनकी पुत्री का नाम क्या होता है, भानुमति। ठीक है, इनकी पुत्री होती है भानुमति। ठीक है, इनकी पुत्री होती है भानुमति, और भानुमति का विवाह जो था किससे हुआ था, भानुमति का विवाह किससे हुआ था, राजा दशरथ से। ठीक है, तो देखो ये पूरा कड़ी जुड़ गया। सबसे पहले रामायण काल में उल्लेख क्या मिलता है, कौशल का, कौशल राजा भानुमंत, जिसमें कौशल खंड में इसका उल्लेख मिलता है। अब एक कौशल खंड कहाँ था भैया, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में था, इसलिए इसका क्षेत्र क्या बोला गया, दक्षिण कौशल बोला गया। और दक्षिण कौशल क्षेत्र के नागपत्तनम क्षेत्र में कौन निवास करता था, नागपत्तनम क्षेत्र में कौन निवास करेगा, राजा भानुमंत। भानुमंत की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, भानुमति। ठीक है, भानुमंत से वंश भी बन गया। ठीक, अब इसका शादी किससे होता है, राजा दशरथ से। ठीक है, दशरथ शादी होता है, तो दशरथ जैसे शादी होता है तो आजकल दहेज में क्या देने का क्षेत्र है, पैसा रुपया देते हैं, कई लोग कार बाइक इत्यादि बहुत सारे लोग देते हैं। तो उस समय राजा ने क्या किया, पूरा का पूरा एक क्षेत्र, ये जो दक्षिण कौशल क्षेत्र था, ये क्षेत्र किसको मिल गया, ये क्षेत्र किसको मिल जाता है, राजा दशरथ को मिल जाता है। राजा दशरथ को दहेज में ये क्षेत्र आप उनको मिल जाता है। ठीक है, तो दशरथ को क्षेत्र मिल जाता है, इसीलिए दक्षिण कौशल, दक्षिण में क्षेत्र मिला था और कौशल क्षेत्र था, क्योंकि दो भाग में बटा था कौशल, किसके अनुसार, वाल्मीकि के अनुसार। इसीलिए उत्तर भाग का क्या बोला गया, उत्तर कौशल, और दक्षिण भाग का जो दशरथ को मिला, तो दक्षिण भाग का मिलने के कारण कौशल क्षेत्र को क्या नाम पड़ गया, दक्षिण कौशल। ठीक है, इसलिए याद रखना रामायण काल की कहानी से दक्षिण कौशल का नाम जुड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं बताया था, किसका बताया था आपको, बताया था आपका इसका शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा एक और है पढ़नी, पढ़नी हुए थे व्याकरणाचार्य, पढ़नी के अष्टाध्यायी में, पढ़नी के अष्टाध्यायी में भी, अष्टाध्यायी उनकी बुक का नाम है, पढ़नी के अष्टाध्यायी में भी किसका उल्लेख पड़ता है, दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दक्षिण कौशल शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, पहली बार, पहली बार किसका उल्लेख मिलेगा, दक्षिण कौशल का। तो दो लोग हो गए, एक तो साहित्य में, एक अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी व्याकरण है, और ये क्या है, साहित्य है। तो साहित्य में पहली बार, पढ़नी के अष्टाध्यायी में पहली बार दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, पहली बार प्रयोग हुआ है। ठीक, अब देखिए ये जो है तो हुआ रामायण काल से जुड़ा हुआ। ठीक है, रामायण काल से जुड़ा हुआ एक और साक्ष्य मिलता है कालिदास में। कालिदास जो थे महान कवि माने जाते हैं, ठीक, महान कवि भी हैं, साथ में भारत के शेक्सपियर बोले जाते हैं। इनकी रचना थी कालिदास। अब देखो आते कौन है हमारे, कालिदास। कालिदास की रचना थी रघुवंशम। ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर। कालिदास की रचना थी रघुवंशम। रघुवंशम में इन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है किसका, दक्षिण कौशल का। ठीक है, इस काल में कौशल और उत्तर कौशल, रघुवंशम में दो चीज का उल्लेख किया इन्होंने, एक बोला कौशल, एक बोला उत्तर कौशल। ठीक है, उत्तर कौशल। ठीक, तो कालिदास रचना थी रघुवंशम, और रघुवंशम में इन्होंने क्या किया, उल्लेख किया है किसका, उत्तर कौशल और कौशल नाम का उल्लेख किया है। ठीक है, इस रचना में क्या बोला, कौशल्या को क्या बताया, कौशल देश राजकुमारी। ठीक है, क्योंकि जो रानी उनकी भानुमति थी और रहते थे कहां से, भानुमंत का जो था कोई पुत्र नहीं था,
भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, और पुत्र न होने के कारण क्या किया गया, यह क्षेत्र राजा दशरथ को मिल गया। दशरथ को मिल गया इसलिए कहा कि आपका नाम पड़ाया, क्षेत्र नाम दक्षिण कौशल पड़ा। और कौशल क्षेत्र से होने के कारण उनकी पत्नी, जो उनकी पत्नी का नाम क्या था, भानुमंत, है ना, सॉरी, भानुमंत की पत्नी की बेटी का नाम क्या था, भानुमति का शादी उससे हुआ था रसद से, और क्षेत्र क्या था, कौशल। ठीक है, इसलिए उनकी पत्नी होने के कारण इस क्षेत्र में उनका नाम, किसका, भानुमति का नाम क्या पड़ा, कौशल्या। ठीक है, कौशल्या पड़ा, किसका नाम, राजा दशरथ की पत्नी, दशरथ की पत्नी। तो दशरथ की पत्नी का एक्चुअल नाम क्या था, भानुमति। चूंकि क्षेत्र क्या था, कौशल, कौशल क्षेत्र में राजा, उन्होंने क्या किया था, उनको दान मिल गया था, और उस क्षेत्र की राजकुमारी थी। तो इसीलिए इस क्षेत्र के कारण होने कारण कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी भी बोला गया। ठीक है, कौशल्या को क्या बताया गया है, कौशल देश की राजकुमारी। कौन है, राजकुमारी कौन है, कौशल्या। तो ये पूरा इतिहास जुड़ता किससे है, रामायण से। ठीक है, इसके अलावा आपका, अब आते हैं हम लोग, पहला देखे रामायण काल में दक्षिण कौशल, और दूसरा देखे कौशल और उत्तर कौशल नाम कैसे पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो नाम है, एक नाम आता है आपका महाकौशल। ठीक है, महाकौशल। अब देखो महाकौशल शब्द कैसे पड़ा। महाकौशल, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से छत्तीसगढ़ नामकरण किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या थे, रामायण काल पहले तो आया था हमारा, त्रेता युग में, त्रेता युग में वाल्मीकि ने नाम दिया था। उसके बाद आपका दक्षिण दिक नाम मिला वैदिक काल में। उसके बाद आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा नदी और इसका उल्लेख है, जबकि छत्तीसगढ़ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। जबकि पढ़नी का अष्टाध्यायी में हम लोग क्या मिलता है, पढ़नी का अष्टाध्यायी में हमको पहली बार दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है साहित्य क्षेत्र में। उसके पश्चात हम लोग आते हैं आपका अपना कालिदास, कालिदास के रघुवंशम में कौशल क्षेत्र का राजकुमारी कौशल्या को बताया गया, जो कि किसकी थी, दशरथ की पत्नी थी। चूंकि ये कौशल क्षेत्र संबंधित थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कौशल्या। एक्चुअल नाम क्या था, भानुमति, है ना। उसके पश्चात आते हैं हम लोग महाकौशल में। महाकौशल में दो लोग जुड़ेंगे। महाकौशल में दो लोग इस क्षेत्र को क्या बोले हैं, महाकौशल। छत्तीसगढ़ को महाकौशल कौन कौन लोग बोला, एक तो था आपका पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, पूरा सॉरी, पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, ये पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट, इनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और एक जो और आएंगे विद्वान, ठीक है, उनका नाम क्या है, कृष्णदत्त बाजपेयी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम और कृष्णदत्त बाजपेयी, ये दो लोग हुए थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ क्या बोला था, महाकौशल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ को महाकौशल नाम से किस किस ने पुकारा है। ठीक है, तो महाकौशल नाम से तो पहला आ जाएगा पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम, और दूसरे कौन आ जाएंगे आपके, कृष्णदत्त बाजपेयी, प्रोफेसर, ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, कृष्णदत्त बाजपेयी, ये दो लोग जो थे, ये क्या बोले हैं, छत्तीसगढ़ को महाकौशल बोले हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला दक्षिण कौशल क्षेत्र में विदर्भ क्षेत्र आता था। तो ये जो कृष्णदत्त बाजपेयी थे, ये बोले कि जो दक्षिण कौशल, महाकौशल दक्षिण कौशल जो क्षेत्र है, ये किस में आता है, विदर्भ क्षेत्र में आता है। विदर्भ क्षेत्र क्या होता था, आपका जो महाराष्ट्र का जो एरिया है ना, वो नागपुर एरिया, वो सब क्षेत्र लेकर आते थे। तो दक्षिण कौशल जो था विदर्भ से आता था। बाद में एक बड़े राज्य के रूप में इसका नाम क्या पड़ गया, महाकौशल। ठीक है, तो कृष्णदत्त बाजपेयी बोले थे कि पहले क्या आता था, पहले जो था विदर्भ में आता था, विदर्भ में आता था। बाद में क्या हुआ, ये क्या बन गया, बाद में क्या बन गया, बड़ा राज्य बन गया। और बड़ा राज्य बना तो उसके बाद क्या बोला, इसको नाम बोला गया, बड़ा राज्य बनने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, महाकौशल। ये किसके अनुसार, कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार है। ठीक है, जबकि हमारे पुरातत्ववेत्ता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका कहना है कि इन्होंने, इनकी एक बुक थी, अलेक्जेंडर कनिंघम की बुक का नाम क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक बुक में इन्होंने पहली बार इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द दिया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी बुक का नाम क्या है, लिख देता हूं ऊपर में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने छत्तीसगढ़ को पहली बार किस क्षेत्र, किस नाम से पुकारा, तो महाकौशल नाम से पुकारा। और ये कौन बोला, ठीक है, कौन बोला, ये आपके
अलेक्जेंडर कनिंघम जी। कनिंघम जी ने क्या बोला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बुक ऑफ इंडिया में क्या बोला कि इस क्षेत्र का नाम क्या है, महाकौशल। देखो अलग अलग लोग अलग नाम से पुकार रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ नामकरण का एग्जैक्ट कोई इतिहास है नहीं, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग नाम पे बोले, लास्ट में क्या होता है एक एग्जैक्ट नाम बाद में पता चलेगा कि इन सब आधार पर बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ रहा होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ कैसे इसका नाम पड़ा। अभी तक हम लोग महाकौशल पहुंचे हैं। इसके पश्चात आते हैं महाकौशल के बाद आता है इनका एक दोस्त रहता है जिसका नाम कहा जाता है राय बहादुर हिराल। इसका इन्होंने क्या बोला, छत्तीसगढ़ को बोला चेदीसगढ़, चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़। अभी तक हम लोग महाकौशल में थे, कौशल दक्षिण कौशल महाकौशल। अब पहली बार छत्तीसगढ़ से क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ नाम पड़ा होगा, हम लोग ऐसा मानते हैं। ये छत्तीसगढ़ कौन बोला था, तो छत्तीसगढ़ कौन बोला था, है ना, प्रोफेसर राय बहादुर हीरालाल। प्रोफेसर, ये भी प्रोफेसर है, अभी क्या पढ़ते हैं कृष्णदास वाजपेयी, इनका नाम है प्रोफेसर राय बहादुर, राय बहादुर हीरालाल, ठीक है। ये राय बहादुर हीरालाल जी बोलते हैं कि जो छत्तीसगढ़ जो था ये भारत है ना, ये भारत है। यहाँ पास क्या था, छत्तीसगढ़ के बाजू में चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद से एक महाजनपद क्या था, छत्तीसगढ़ के बगल में था। ये छत्तीसगढ़ अपना प्यारा है ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो जस्ट बगल में क्या है, चेदी महाजनपद। तो ये चेदी महाजनपद बगल में होने कारण इस क्षेत्र को क्या बोला गया, चेदीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ किस में आता था, चेदीसगढ़ में आता था। छत्तीसगढ़ किस में आता था, चेदीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आता था छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ चेदीसगढ़ में आने के कारण इसी को आगे नाम क्या है, बोलने बोलने में आसानी नहीं हो रहा होगा, तो छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ दिया, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया। ऐसा किसका मानना है, प्रोफेसर राय बहादुर हिलाल। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो था पहले चेदी महाजनपद का हिस्सा था, जो कि छत्तीसगढ़ के बगल में था, है ना, आपका एमपी वाला एरिया में ऊपर मालवा पठार साइड में। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का यह बगल क्या था, ये चेदी महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से एक, है ना, इतिहास पढ़ोगे तो आपको उसको मिलेगा। तो इसी बगल में होने के कारण छत्तीसगढ़ का नाम क्या पड़ गया, चेदीसगढ़ में आता था। चेदीसगढ़ में क्या आता था, छत्तीसगढ़ इसके अपभ्रंश से, छत्तीसगढ़ के अपभ्रंश से बाद में क्या आएगा, अपभ्रंश से। अपभ्रंश मतलब बोलने बोलने में क्या होता है, चेंज होता है ना, 10 कोस में बानी बदले, सुने होंगे आप लोग, 3 कोस में पानी, वही वाला। तो ये छत्तीसगढ़ ना बोल पाए, बाद में क्या पड़ गया, इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। ऐसा किसका मानना था, अपना प्रोफेसर राय बहादुर हीरालाल का। अब राय बहादुर हीरालाल आते हैं, इसके पश्चात क्या बोलते हैं कि यही छत्तीसगढ़ जो था छत्तीसगढ़ बना बाद में करके। तो ये ऐसा कौन बोला, छत्तीसगढ़ कौन बना है, राय बहादुर हिलाल। इसके पश्चात एक आएंगे कनिंघम के दोस्त रहते हैं, कनिंघम के सहयोगी वेगलर, ठीक है। कनिंघम के सहयोगी कौन आ जाएंगे, वेगलर। अब बोलेगा भाई तुम लोग सब चीज बोल दिए हो, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। कोई उत्तर कौशल बोल रहा है, कोई दक्षिण कौशल बोल रहा है, कोई कौशल बोल रहा है, कोई महाकौशल बोल रहा है, ठीक है, कोई छत्तीसगढ़ बोल रहा है, ठीक है। तो ये आते हैं अपने हमारे कौन, कलिंगम के सहयोगी अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या बोल दिया, महाकौशल। तो बोला उसका दोस्त था कौन, वेगलर, उसका सहयोगी, ठीक है, सहयोगी मतलब दोस्त बोल लो, फ्रेंड। तो बोला तुम लोग यार सब बोल दिए, मेरे कुछ बचाया नहीं। तो ये अपना नया दिमाग लगाया, ठीक है। ये क्या बोलता है, जो छत्तीसगढ़ में बोलता है जरासंध के राज था, छत्तीसगढ़ में नहीं, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में एक महाजनपद था, है ना, उसमें एक जरासंध नामक राजा रहता था। जरासंध का जो था बहुत ही अत्याचार चलता था, जरासंध का इस क्षेत्र में बहुत अत्याचार होता था। तो ये कौन बोल रहे हैं, वेगलर ना, ये इनकी कहानी है। ये बोल रहे हैं कि एक जरासंध नाम का राजा रहता था, इसके अत्याचार से 36 चर्मकार परिवार, 36 चर्मकार परिवार उत्तर कौशल छोड़ करके कहाँ जाते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं, 36 चर्मकार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो 36 चर्मकार से क्या पड़ गया, भाग के आ गए और यहाँ पे बस गए। इसीलिए इस छत्तीसगढ़ चर्मकार के नाम से, छत्तीसगढ़ चर्मकार के लोगों के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया। ऐसा किसका बोल रहा है, कनिंघम के सहयोगी वेगलर। तो बोला भाई मेरे लिए कुछ बचाया नहीं, तो वो अपना नया कहानी निकाल दिया। क्या बोलता है, जरासंध काल में इस क्षेत्र में बहुत अत्याचार फैल गया था, तो उत्तर कौशल से भाग करके 36 चर्मकार परिवार जो थे आकर के यहाँ पे बस गए, और इन्हीं के अपभ्रंश से ये 36 चर्मकार परिवार आके बस गए। इसीलिए इस भ्रंश से क्या नाम पड़ गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया। कुछ भी देखो, अब बनाना कुछ भी है तो बनाएगा ना, कुछ ना कुछ तो बनाएगा, क्योंकि भाई का बात है, सब भाई तो बोल चुके हैं, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। तो क्या बना दिया, एक नया कहानी कि जरासंध ने अत्याचार किया, 36 चर्मकार परिवार आकर के इस क्षेत्र में बस गए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, छत्तीसगढ़ पड़ गया। अब सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, भाई भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। इसके पश्चात एक आता है
कुछ समय पश्चात एक आते हैं पुरातत्ववेत्ता ही रहते हैं, उनका नाम रहता है चिस्म। चिस्म चिस्म जो थे सेटलमेंट रिपोर्ट लाया था, ठीक है। इसका एक रिपोर्ट लाए थे, अध्ययन करके पुरातत्ववेत्ता थे। इनका एक रिपोर्ट का नाम क्या था? चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट। चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट, ठीक है। बिलासपुर जिला के लिए प्रकाशित किया था, ठीक है। चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट के अनुसार कलचुरी शासन के काल में कल्याण साय, ठीक है, आपने कलचुरी पढ़ोगे छत्तीसगढ़ इतिहास, उसमें कलचुरी राजा रहते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक शासन किया था, कलचुरी, ठीक है। इसी काल में एक था कल्याण साय। कल्याण साय को बंदी बनाया गया था अकबर के काल में, ठीक है। कल्याण साय ने जब वहां गया अकबर काल में, तो 8 साल तक वहां पे एक नया विद्या सीख के आया था, जमाबंदी का इतिहास, ठीक है। जमाबंदी इतिहास सीख के आया था। तो जमाबंदी से क्या हुआ, वो 8 साल तक वहां रहा और वहां पे कुछ कुछ उन्होंने विद्या ग्रहण की और उसको आकर के यहाँ लागू किया, उसी बोलते हैं जमाबंदी प्रथा। अब वो जमाबंदी प्रथा को छत्तीसगढ़ में जब लाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका अध्ययन किसने किया? चिस्म ने। बाद में जब ये तो आगे कलचुरी काल, कलचुरी बाद क्या है? मराठा, मराठा बाद कहते हैं अंग्रेज, कलचुरी के बाद कहते हैं मराठा, मराठा के बाद क्या आएंगे? अंग्रेज। तो ये कौन है? चिस्म कौन है? अंग्रेज। ये अंग्रेज का अधिकारी रहता है, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता, है ना। ये जमाबंदी को पढ़ता है, जमाबंदी इतिहास पढ़ता है, इसके आधार पर क्या करता है वो, ये कौन है? शिवनाथ नदी, इसके उत्तर में 18गढ़ और दक्षिण में कौन रहेंगे? 18गढ़। इन्होंने ऐसा बोलता है कि जमाबंदी इतिहास के आधार पर कि उत्तर में क्या थे? 18गढ़ थे और दक्षिण में 18गढ़ थे, तो ये दोनों को जोड़कर क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा, ठीक है। छत्तीसगढ़ इसका नाम पड़ा। अब ऐसा कौन बोलते हैं? चिस्म, ठीक है। ज्यादातर मान्यता इसी को मिला है आज तक में कि कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ या किले बनवाए थे। छत्तीसगढ़, 18गढ़ उत्तर में, 18गढ़ दक्षिण में। ये क्या है? उत्तर का एरिया है और ये क्या है? दक्षिण का एरिया है। ये कौन था? कल्याण साय। इन्होंने क्या बताया कि इन अपने जमाबंदी के इतिहास नामक बुक में, अपने जमाबंदी का जो इतिहास था उसमें शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के उत्तर में, ठीक है, उत्तर में क्या था? 18गढ़ बनाए थे और दक्षिण में वैसे ही 18गढ़ बनाए थे। इस आधार पर उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा होगा? छत्तीसगढ़ पड़ा होगा, ठीक है। 18 18 कितना होता है? 36 होता है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ये अभी तक का माना जाता है कि चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट, जो कि ऑफिशियल था, ठीक है। और चिस्म कौन से? अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। इनके अनुसार क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बोला गया, कब? 18 18 में विभाजित कर दिया गया तब, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़। और ये क्या है? ऑफिशियल, लोग सर्वाधिक मान्य है, ठीक। अभी तक हम लोग जितना पढ़े छत्तीसगढ़ नामकरण कैसे पढ़ा, तो ये सर्वाधिक मान्य किसका है? चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट का, ठीक है। ये आप लोग इतिहास पढ़ोगे, चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट 3 बार आया है, ठीक है। सबसे पहले 1868 में आया था और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इतिहास मिलेगा। यहाँ सिर्फ हम लोग बेसिक नॉलेज जानने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ नामकरण छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है, देखो, कलचुरी हो गया, फिर मराठा हो गया, फिर अंग्रेज। अब देखो बताया था कल्याण साय कहाँ गए थे? मुगल काल में गए थे। इसके टाइम में कौन चला था? भारत में मुगल काल चला था। जब कल्याण साय छत्तीसगढ़ में थे उस समय भारत में कौन थे? मुगल थे, ठीक है। तो मुगल काल में कौन गए थे? मुगल काल, मुगल मतलब अकबर वाला, ठीक है। तो मुगल काल में अकबर के पास कौन गया था? एक्चुअली अकबर के पास निकला था कौन? कल्याण साय। लेकिन पहुंचते पहुंचते अकबर की मृत्यु हो गई, तब कहां पहुंचा? उसके बेटे के पास, जहांगीर के पास, ठीक है। तो मुगल काल में इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? रतनपुर राज्य। छत्तीसगढ़ क्या बोलते थे? छत्तीसगढ़ ना बोलकर क्या बोलते थे? रतनपुर राज्य, क्योंकि चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रही है रतनपुर, इसलिए मुगल काल में इस क्षेत्र को, यानी कि ये पूरा बताया था कि छत्तीसगढ़ पहले क्या था? ये बीच वाला रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? रतनपुर राज्य बोलते थे, ठीक है। ये कब बोलेंगे? मुगल काल में, ठीक है। और कलचुरी कहाँ था? रतनपुर में था, बिलासपुर संभाग में। तो ये आपका मुगल काल में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ ना बोल करके क्या बोलते हैं? रतनपुर राज्य। ये क्वेश्चन बन सकता है। कभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल, प्राक कौशल, ये सब पढ़ रहे हैं ना, एक नया नाम आ गया रतनपुर राज्य। रतनपुर राज्य कब बोलेंगे हम लोग? जब मुगल काल में। मुगल काल में क्या होगा? जब एक कल्याण साय जाएगा, क्योंकि रतनपुर से आता है ये, ठीक है। अब उसको, अब देखो, साउथ वाले को थोड़ी पता है कि छत्तीसगढ़ का रायपुर बिलासपुर कहाँ है, तो वो तो ये जानेगा ना कि रतनपुर से आए, इसलिए बोलते हो रतनपुर राज्य बोला जाता होगा इस क्षेत्र को। इसीलिए वहां पर मुगल लोग क्या बोल दिए? इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य बोल दिए, जो कि वर्तमान में, ठीक है, रतनपुर को और नाम से क्या बोलते हैं? चतुर्युगपुरी। अलग अलग काल में अलग अलग नाम था, ठीक है। बाकी इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, रतनपुर जब पढ़ेंगे इतिहास में बताया जाएगा। चतुर्युगपुरी भी बोला गया है, चतुर्युगपुरी बोला गया है इसको। चारों युग में इसका नाम अलग अलग था। मतलब रतनपुर का जो इतिहास है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना, सतयुग, सब में इसका उल्लेख मिलता है।
ठीक है, इसको चतुर्युगपुरी भी नाम बोला जाता है और वर्तमान में इसका नाम रतनपुर ही है। रतनपुर का नाम क्या बोलते हैं? रतनपुर। ठीक है, अब रतनपुर का इतिहास जब पढ़ेंगे तो रतनपुर के नामकरण पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ नाम पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे छत्तीसगढ़ के नामकरण का इतिहास, जहां हम लोग कहाँ शुरू किया, आपका त्रेता युग शुरू किया और कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, अंग्रेज, और आज तक में, है ना। तो मुगल काल तक, मुगल के बाद क्या आए, अंग्रेज आए हैं, और अंग्रेज काल में चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, चिस्म जी का। ठीक है, कलचुरी काल में कल्याण साय नामक राजा थे, जिनकी जमाबंदी प्रणाली थी, जिसमें शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ थे, जिसके आधार पर दोनों क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये तो था हमारे छत्तीसगढ़ का नामकरण का इतिहास। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कोसल। ठीक है, कोसल नाम से बहुत लोग हैं। ठीक है, कोसल प्रदेश, एक तो मैंने बताया कि कोसल प्रदेश राजा भानुमंत, भानुमंत की बेटी थी भानुमति, शादी किससे हुआ था, दशरथ से, दशरथ शादी हुआ। ठीक है, तो कोसल क्षेत्र जो था साउथ वाला किसको मिल गया, दशरथ जी को, दहेज में, है ना। तो उस क्षेत्र से जुड़ी कौन थी, कौशल क्षेत्र से, भानुमति, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कौशल्या। ठीक है, कौशल्या माता का मंदिर एकमात्र भारत में कहाँ है, चंदखुरी रायपुर में है। ठीक है, नहीं जानते होंगे कई लोग, तो जान लो कि भारत नहीं, विश्व में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है ना, जो कि कहाँ है, रायपुर के चंद्रखुरी में। ठीक, चलिए अब कोसल प्रदेश का उल्लेख, ठीक है, कोसल प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, इस पे थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोग कहाँ देखे, छत्तीसगढ़ का उल्लेख देखे थे। ठीक है, अब कोसल प्रदेश का उल्लेख देखेंगे, कोसल प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। पहली बार, तो सबसे पहली बार मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, एक जो ग्रंथ है बहुत चर्चित है, जिसका नाम आप लोग जानते हो, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति उल्लेख है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति उल्लेख है, जिसमें पहली बार उन्होंने क्या बोलते हैं कि मैंने महाकांता के राजा और दक्षिण कोसल राजा महेंद्र सेन और महाकांता का राजा व्यागराज को हराया है। तो पहली बार प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का जो उल्लेख था, मतलब ग्रंथ शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जिसके रचयिता कौन थे, हरिशण, है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है, इन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण कोसल राजा जो थे महेंद्र सेन और महाकांता का राजा वराह राज को मैंने क्या कराया है, हराया है। तो पहली बार इसमें उल्लेख मिलता है दक्षिण कौशल का। दूसरी बात कोसल प्रदेश का, कोसल क्षेत्र का, ठीक है, कोसल प्रदेश का। दूसरी बार हमको बालाघाट ताम्रपत्र, बालाघाट ताम्रपत्र से वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन, बालाघाट, बालाघाट ताम्रपत्र, ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये पूरा क्या है, कोसल प्रदेश का उल्लेख हम लोग देख रहे हैं। बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार वाकाटक नरेश कौन थे, पृथ्वी सेन द्वितीय, वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश क्या होंगे, पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय के अनुसार जो क्या होगा, मैकल, कोसल और मालवा के शासक, इनकी अवज्ञा। ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय के 3 लोग थे, मैकल, मैकल क्षेत्र जानते हो आपको, कवर्धा वाला, है ना, मैकल क्षेत्र, मैकल प्लस कोसल प्लस मालवा। ठीक है, ये देखो ऐसा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सॉरी ये उल्टा बन गया, ये वाला क्षेत्र क्या है, मैकल। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र क्या है, कोसल, और इधर का क्षेत्र क्या है, ये देखो मैकल, बुंदेलखंड। ठीक है, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड हमारा पूर्वी हिस्सा आता है, बघेल, यहाँ पे आता है बुंदेल, और ये आता है मालवा। ठीक है, एकदम लाइन से है पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड है, मालवा। तो ये 3 क्षेत्र, मैकल का क्षेत्र जो हो गया, ये आपका कोसल का क्षेत्र हो गया, और ये क्या हो गया, मालवा। ठीक है, ये क्षेत्र के लोग इसका अधीनता स्वीकार करते थे, किसका, पृथ्वी सेन द्वितीय का। ठीक है, तो ये कोसल क्षेत्र आ गया। तो कोसल का उल्लेख पहली बार कहां मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, बालाघाट ताम्रपत्र में। ठीक है, जो कि वाकाटक नरेश किसका है, पृथ्वी सेन द्वितीय का है। तो पृथ्वी सेन द्वितीय के वाकाटक नरेश ने क्या बोलता है कि मैकल, कोसल और मालवा के जो अधिपति हैं, शासक हैं, इनकी अवज्ञा या इनकी अधीनता स्वीकार करते थे। इस पर आता है एक अड़भार ताम्रपत्र, अड़भार ताम्रपत्र क्या है, नंद राज का है। ठीक है, तीसरा आता है अड़भार, अड़भार ताम्रपत्र, अड़भार कहाँ है, शक्ति के आसपास है ना, अड़भार ताम्रपत्र किसका है, नंदराज। ठीक है, अड़भार ताम्रपत्र किसका है, नंदराज का है। ठीक है, पांडुवंशी शासक थे, नंदराज कौन से थे,
पांडुवंशी थे, पांडुवंशीय थे। इन्होंने क्या बोला कि इनके ताम्रपत्र में तीवर देव के शासन में कौशल उत्कल का अधिकार बताया गया कि अड़भार ताम्रपत्र में क्या बताया गया है कि तीवर देव को, महाशिव तीवर देव राजा हुए थे, तीवर देव को कौशल और उत्कल, कौशल प्लस उत्कल, उत्कल कहाँ है आपका उड़ीसा में पढ़ते हैं, उड़ीसा बोलते हैं उत्कल एरिया, हाँ प्राचीन नाम उत्कल था। देखो यहाँ पे कौशल आ गया, देखो यहाँ पे कौशल नाम आया था, ये कौशल किसके में आया था, बालाघाट में था। प्रयागराज में समुद्रगुप्त ने बताया था कि कौशल नरेश मैंने महेंद्र सेन को पराजित किया है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त में क्या हुआ था, कौशल नरेश महेंद्र सेन को इन्होंने क्या किया था, महेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त में नाम मिलता है कौशल का। फिर बालाघाट ताम्र वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय में क्या मिलता है, कौशल का नाम मिलता है, ये उनके दिन स्वीकार करते थे। फिर आपका अड़भार ताम्रपत्र जो कि नंदराज का था, है ना, पांडुवंशी राजा थे, इनके जो इस ताम्रपत्र में तीवर देव नामक एक राजा था जिसका उल्लेख मिलता है कि कौशल उत्कल का इसको क्या बताया गया, अधिपति बताया गया है। ये बात एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख है ना, एहोल अभिलेख एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। ये क्या थे, चालुक्य राजा थे, चालुक्य राजा थे, ठीक है। एहोल अभिलेख कौन था, पुलकेशिन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। एहोल अभिलेख में कौशल और कलिंग का उल्लेख है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, फिर से कौशल और कलिंग, देखो कलिंग उत्कल को ही क्या बोलते थे, कलिंग क्षेत्र बोलते थे, कौशल और कलिंग का उल्लेख है, ठीक है। कौशल और कलिंग का उल्लेख किसमें मिलेगा, एहोल अभिलेख में, जिसका रचयिता कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। अब एहोल अभिलेख लिखा किसने है, तो रवि कीर्ति ने, ठीक है। एहोल अभिलेख किसने कहा है, रवि कीर्ति ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इतिहास से क्वेश्चन बनता है। अभी हमको ये जानना है कि कौशल का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है आपका, एहोल अभिलेख में, अड़भार ताम्रपत्र में, बालाघाट ताम्रपत्र में, प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका कौशल और कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है किसमें, एहोल अभिलेख में। इसके अलावा दशावतार मंदिर लेख, दशावतार मंदिर लेख है ना। नेक्स्ट आते हैं दशावतार, दशावतार कहाँ है, देवगढ़ में, दशावतार 5वां नंबर, दशावतार मंदिर लेख। दशावतार मंदिर लेख में किसका उल्लेख मिलेगा, कौशल और कलिंग का, है ना। ये किसका है, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग नामक एक राजा होता था, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है। ये कौन सा था, राष्ट्रकूट शासक, भारत के हैं, इन्होंने, आप भारत के इतिहास पढ़ोगे तब उसे पढ़ोगे। दशावतार मंदिर अभिलेख, ठीक है, दशावतार मंदिर अभिलेख है, ठीक है। दशावतार मंदिर अभिलेख में आपका कौन आए थे, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग कौन थे, राष्ट्रकूट शासक थे। इनके में क्या मिलता है, कौशल और कलिंग क्षेत्र जीतने का वर्णन मिलता है, ठीक है। कौशल और कलिंग क्षेत्र का वर्णन किसे मिलता है, दशावतार मंदिर लेख में, एलोरा में स्थित है, ठीक है। दशावतार मंदिर लेख कहाँ है, ये एलोरा, एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में, एलोरा में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ है, एलोरा में। इसमें क्या मिलता है, वही कौशल और कलिंग का, कौशल प्लस कलिंग का उल्लेख मिलता है। फिर से देखो नाम आ गया कौशल का, कौशल नाम आया ना, तो ये कौशल का नाम बार बार उल्लेख में हमको मिल रहा है, ठीक है। एक लास्ट है चोल नरेश राजेंद्र प्रथम का, और राजेंद्र प्रथम में क्या बोला था कि कौशल नाडु और ऑर्डर विजय अभियान किया था, ठीक है। ये एक चोल नरेश थे, चोल नरेश, ठीक है। चोल नरेश क्या है, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इसने क्या बोला था कि हम लोग ने कौशल नाडु और प्लस ऑर्डर विजय अभियान किया था, ठीक है। तो ये दो, ये देखो बार बार कौशल कौशल हमारा है ना, ये कौशल नाडु और ऑर्डर विजय अभियान किया था। इसी आधार पर क्या पड़ा है, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है अपना, कौशल क्षेत्र। तो कौशल से संबंधित सारी जानकारी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। देख लो एक बार पीछे देख लेते हैं, कौशल कहाँ पड़ा, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त अभिलेख में, जिसमें बताया था कि कौशल के राजा महेंद्र सिंह को इन्होंने पराजित किया। दूसरा अभिलेख आता है बालाघाट ताम्रपत्र, जिसमें वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय, इसमें 3 क्षेत्र होता है, मालवा, ठीक है, बूंदे मालवा, आपका ये आएगा ये एरिया हो जाएगा कौशल, और आपका आ जाएगा मैकल। ये 3 क्षेत्र का अधिपति किसका क्या करते थे, अधीनता स्वीकार करते थे। इसके अलावा अड़भार ताम्रपत्र नंदराज द्वितीय का है, जो कि पांडुवंशी थे। इन्होंने तीवर देव यहाँ के राजा हुए थे, जिन्होंने कौशल और उत्कल का अधिपति इनको बताया गया है, तो कौशल नाम उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय, जिसके चालुक्य शासक थे, ठीक है। इनमें भी
कोसल और कलिंग का इनको क्या बताया गया है, इनको उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात आपका आता है दशावतार मंदिर देवगढ़ का, जो कि आपका कहाँ है, ये एलोरा में स्थित है, जिसमें राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का है। ये किसका है, दंती दुर्ग का है, जिसमें कोसल और कलिंग का उल्लेख किया गया है। इसके बाद चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने बताया कि उसके चोल नरेश के राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में बताया गया है कि कोसल नाडु और ओल्ड विजय उन्होंने अभियान किया था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और कोसल क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जिस्म का है, जिसको मैंने बताया, चर्चा किया। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने जाना कि छत्तीसगढ़ नामकरण, छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में संपूर्ण हमने जानकारी पढ़ी। साथ ही कौशल नाम पे हमने चर्चा किया। कल हम लोग इससे संबंधित और कुछ अगर जानकारी होगी तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम पे होगी, उसका हम लोग नोटिफिकेशन आपको देंगे। अभी आगे क्लास जो होगी ब्रजेश सर की होगी, वो मैथ्स और रीजनिंग आपका जो क्लास होगा वो आपका लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। सर हो गया।